नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। मुद्दा आपका में आज हम बात ऐसे मंत्रालय की करेंगे जिसमें विकास, रोजगार और नीतिगत दृष्टि से सुधार के बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। ऐसे कदम जो देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती के साथ एक नई दिशा देने वाले साबित हो रहे हैं या आने वाले समय में और महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। कपड़ा उद्योग देश में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। भारतीय कपड़ा क्षेत्र विश्व में वस्त्र और परिधानों का छठा सबसे बड़ा निर्यातक देश है। कृषि क्षेत्र के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा रोजगार देने वाला क्षेत्र है। वस्त्र मंत्रालय यानी टेक्सटाइल मिनिस्ट्री में नीतिगत योजनाओं की दृष्टि से कई महत्वपूर्ण बदलाव हाल के वर्षों में हुए हैं। ये बदलाव कौन से हैं और इसका क्या असर हो रहा है, इसे समझने की जरूरत है। इसलिए मुद्दा आपका में आज बात टेक्सटाइल मिनिस्ट्री और उससे जुड़ी उन तमाम योजनाओं की और सुधारों की जो हाल के वर्षों में सरकार ने किए हैं। चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कपड़ा मंत्रालय के सचिव उपेंद्र प्रसाद सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उपेंद्र जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं पूर्व अध्यक्ष टेक्सटाइल एसोसिएशन के अशोक जुनेजा जी। अशोक जी, आपका भी स्वागत है संसद टीवी पर। लेकिन शुरुआत हम करेंगे उपेंद्र जी से। उपेंद्र जी, कपड़ा मंत्रालय में सुधार को लेकर तमाम बड़े फैसले हाल के वर्षों में देखने सुनने को मिले हैं। आप हमें बता सकते हैं सुधार के ये कौन कौन से ऐसे फैसले हैं जो हाल के समय में हुए हैं? जैसा कि आपने खुद ही बताया, जो वस्त्र उद्योग या कपड़ा उद्योग है वो हमारे देश की अर्थव्यवस्था का में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। 2% से ज़्यादा जीडीपी कंट्रीब्यूशन यहाँ से होता है। 11 से 12% जो टोटल हमारा एक्सपोर्ट होता है, मर्केंडाइज एक्सपोर्ट, वो टेक्सटाइल का होता है। और जैसा कि आपने खुद ही बताया कि कृषि के बाद जो सबसे बड़ा रोजगार सृष्टि करता है वो क्षेत्र है टेक्सटाइल जी। तो चूँकि इतना महत्वपूर्ण है, इसलिए सरकार ने इसको काफ़ी अपनी प्राथमिकता दी है, इस मंत्रालय को और इस सेक्टर को। मैं हाल की चीज़ों से ही शुरुआत करूँगा। अभी हाल में देखा होगा कि आपने पिछले कुछ चंद महीनों में 2 बहुत बड़े स्कीम प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जो कैबिनेट ने निर्णय लिया है, जो कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए हमारे लिए बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ कि ये गेम चेंजर होगा जी। एक जो है वो है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, जो कि विशेषकर मैन मेड फाइबर और टेक्निकल टेक्सटाइल के लिए लाया गया है। ऐसा है कि भारत का जो टेक्सटाइल है वो प्राइमरली कॉटन बेस्ड टेक्सटाइल है। जैसा कि आप जानते हैं, 2 तरह फाइबर जो होता है वो बिल्डिंग ब्लॉक होता है किसी भी टेक्सटाइल के लिए। तो जो फाइबर होते हैं वो या तो नेचुरल फाइबर हो सकते हैं, मैन मेड फाइबर हो सकते हैं। नेचुरल फाइबर में कॉटन होता है, सिल्क होता है, जूट होता है, वूल होता है, बट प्राइमरली इंडिया में जो है वो बेसिकली कॉटन ही सबसे बड़ा फाइबर है। तो कॉटन बेस्ड ही हमारा टेक्सटाइल ज़्यादा रहा है इंडिया में। 2/3 से ज़्यादा जो है वो कॉटन बेस्ड है, लेस देन 1/3 जो है वो मैन मेड फाइबर बेस्ड है जी। लेकिन अगर आप विश्व में देखेंगे तो विश्व में इसका उल्टा है। 2/3 जो है वो मैन मेड फाइबर है और केवल 1/3 जो है वो नेचुरल फाइबर बेस्ड है। तो अगर हमको वर्ल्ड मार्केट में अगर बड़ी सेंध लगानी है, अगर वर्ल्ड मार्केट में हमें अपना पोजीशन बहुत इम्प्रूव करना है, तो हमें मैन मेड फाइबर और दूसरा जो इमर्जिंग सेक्टर है टेक्निकल टेक्सटाइल का सेक्टर, इस पे हमें ज़्यादा ध्यान देना होगा। तो इसीलिए इन 2 सेक्टर के लिए मैन मेड फाइबर और टेक्निकल टेक्सटाइल को बढ़ावा देने के लिए अभी सरकार ने हाल में ये जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लाया गया है जी। एक दूसरे स्कीम की मैं बात करना चाहूँगा, वो है पीएम मित्र स्कीम, प्रधानमंत्री मित्र स्कीम। ये प्रधानमंत्री मित्र स्कीम में फर्स्ट फेज में 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क सेटअप किए जाएंगे जी। इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क इंडिया में पहले भी सेटअप किए गए हैं, बट बहुत छोटे होते थे, 20 एकड़, 30 एकड़, 40 एकड़। तो वहाँ पे वो स्केल की बात नहीं बनती थी। हमारे यहाँ दिक्कत यही है कि हमारे यहाँ स्केल नहीं है, जिस स्केल होना चाहिए, जिस स्केल पे प्रोडक्शन होना चाहिए। और दूसरा, हमारा वैल्यू चेन जो है टेक्सटाइल का बहुत बिखरा हुआ है। स्पिनिंग कहीं और होती है, वीविंग कहीं और होती है, प्रोसेसिंग कहीं और होती है, गारमेंटिंग कहीं और होती है। तो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट और जो टाइम लगता है वो बहुत ज़्यादा लगता है। तो ये पीएम मित्रा ऐसा होगा कि मिनिमम 1000 एकड़ जमीन पे वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, प्लग एंड प्ले फैसिलिटी के साथ, जो कि हमारे स्केल के प्रॉब्लम को भी एड्रेस करेगा और लॉजिस्टिक्स कॉस्ट घटाएगा, जिससे हम वर्ल्ड मार्केट में ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो पाएंगे।
जी तो ये तो मैंने लास्ट के 2 जो स्कीम्स हुए हैं उसकी बात की है। इसके पहले भी कई सारे पहल सरकार ने किए हैं। जी बिल्कुल, उन्हें भी मैं समझने की आपसे कोशिश करूंगा, लेकिन अशोक जी, जिस तरह हाँ से जी। हाल के वर्षों में हम देख रहे हैं कि टेक्सटाइल मिनिस्ट्री को लेकर जो हमारा वस्त्र उद्योग है उसको लेकर सरकार ने तमाम तरह के सुधारीकरण के फैसले लिए हैं, नीतिगत फैसले लिए गए हैं, योजनाएं नई शुरू की गई हैं। इसको आप कैसे देखते हैं उद्योग जगत की दृष्टि से? पहले तो सबसे पहले आपका धन्यवाद मेरे को ये मौका देने के लिए। दूसरा, जैसे आपने ही शुरू किया और सिंह साहब ने बोला कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री है। आप कहते हैं कि रोटी, कपड़ा और मकान, तो कपड़ा जो है सबसे मतलब हमारी एक डोमेस्टिक डेली नीड है, और टेक्सटाइल इंडस्ट्री है जो ओल्डेस्ट इंडस्ट्री है इंडिया की, और नेक्स्ट टू एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है। जैसे सिंह साहब ने कहा जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है इसका, फॉरेन एक्सचेंज के अंदर इसका कंट्रीब्यूशन, तो इसकी, और ये एक ऐसी इंडस्ट्री है नेक्स्ट टू द एग्रीकल्चर जो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देती है। और इसमें एक खास बात ये है कि बाकी इंडस्ट्री के मुकाबले इन्वेस्टमेंट टू एम्प्लॉयमेंट रेशो इससे टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर सबसे ज़्यादा है। मतलब आपके कम इन्वेस्टमेंट में आप ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर। तो गवर्नमेंट ने जो आज की नीड है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो आज की नीड है, गवर्नमेंट ने इसकी इम्पोर्टेंस को समझा और पिछले कुछ सालों से और कैरी फॉरवर्ड करते हुए अंडर द लीडरशिप ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर, पिछली मिनिस्ट्री में भी और अभी इस मिनिस्ट्री के अंदर भी अंडर दी डायनेमिक लीडरशिप ऑफ द टेक्सटाइल मिनिस्टर एंड द डायनेमिक सेक्रेटरी, तो लॉट ऑफ स्कीम्स आर बीइंग इनिशिएटेड, क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस को समझने और इसके अंदर बहुत पोटेंशियल है। अभी भी हमारे पास डोमेस्टिक मार्केट इतनी बड़ी अपनी डोमेस्टिक मार्केट है, यंग जनरेशन है, नंबर 1। दूसरा क्या है कि हम अभी पहले हम हमारे पास कॉटन फाइबर है, हम आज नंबर 1 कॉटन प्रोड्यूसर है, सिल्क हमारे पास है, मैनमेड फाइबर हमारे पास है, तो हमारी सारी स्ट्रेंथ हमारे पास है। तो सबसे बढ़िया बात यह है कि जो हमारी वीकनेसेस थी, जो हमारे पास अपॉर्चुनिटी आनी चाहिए थी, इस वीकनेसेस को गवर्नमेंट ने समझा और उस गवर्नमेंट ने समझ के उस वीकनेसेस को स्लोली इतने मेजर लेने शुरू करे कि उस वीकनेसेस को हटाना शुरू किया, उसको रिजोल्व करना शुरू किया। तो मैं सिंह साहब को जस्ट एक पॉइंट बता दूं, सबसे पहले लिस्ट इतनी लंबी है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी शुरू करी है, चाहे वो एंटी डंपिंग ड्यूटी हटाना उसके ऊपर से, पीपीटीए के ऊपर से, क्योंकि क्या था कि हम कॉटन बेस्ड थे, हम एमएफ मैनमेड फाइबर के अंदर नहीं थे। हमारे को कम्पिटिटिव और ग्लोबली कम्पिटिटिव बनाने के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी हटाई गई, जिससे हम एमएफ में उसके अंदर हम कम्पिटिटिव हो सके। सेम हमारे को अभी जैसे सिंह साहब ने बताया पीला स्कीम वगैरह दी गई है। तो आई थिंक जो गवर्नमेंट, मैं अभी बाद में आपके आता हूँ, इतनी लंबी लिस्ट है कि हम आहिस्ता आहिस्ता इसको करें। जो लेटेस्ट 2 स्कीम है उसको डेफिनेटली उससे हमको बहुत फ़ायदा होने वाला है, हम ग्लोबली कम्पिटिटिव होने वाला है। हमारी जो वीकनेस थी, हमारा स्केल नहीं था, हमारी जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को और कर सकते हैं, तो हम उससे बहुत फ़ायदा उठाने वाले हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर बहुत पोटेंशियल है। जी, जाहिर सी बात है कि टेक्सटाइल मिनिस्ट्री की जब हम बात करते हैं तो खास फोकस सरकार का हाल के वर्षों में इस मंत्रालय की तरफ हुआ है। तमाम तरह की योजनाएं उभर के सामने आ रही हैं, जिससे विदेशी निवेश भी आए, देश आत्मनिर्भर भी बने, और साथ ही जो सुधारीकरण के कार्य हैं, खासतौर से रोजगार को लेकर, व्यवसाय को लेकर, कारोबार को लेकर, उसकी दिशा में भी सरकार ने तमाम कदम उठाए हैं, मंत्रालय ने तमाम कदम उठाए हैं। लेकिन एक सबसे बड़ा जो जिस वजह से चर्चा में टेक्सटाइल मिनिस्ट्री आई, या मैं कहूँ कोरोना काल की बात मैं कहूँ, आपदा में अवसर, इसको बदलने का जो एक दिशा देने का काम किया है, उसको लेकर भी खास चर्चा हुई है। उपेंद्र जी, आप वो साझा करेंगे? क्योंकि पीपीई किट की जब बात होती है, देश के पास पीपीई किट नहीं थी या उसके लिए उतना साधन नहीं थे, लेकिन देश ने नए रिकॉर्ड बना दिए इसमें। इसे आप कैसे देखते हैं इस उपलब्धि को, बात चाहे मास्क की हो? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। जब शुरुआत में जब कोरोना हावी हुआ तो ऐसा लगा कि पीपीई किट नहीं मिलेंगे, N95 मास्क नहीं मिलेंगे, लेकिन जितने कम समय में मंत्रालय ने तो काम किया ही किया। मैं साथ में टेक्सटाइल इंडस्ट्री को भी बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने पूरा सहयोग दिया। हमारी इंडस्ट्री ने दिखा दिया कि अगर ज़रूरत हो तो बहुत कम समय में हम केवल प्रोडक्शन अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार नहीं कर सकते हैं, हम दूसरे कंट्री की रिक्वायरमेंट भी पूरी कर सकते हैं। और यही जो है, जो मैंने कहा था ना कि मैनमेड फाइबर के टेक्निकल टेक्सटाइल, ये जो टेक्निकल टेक्सटाइल है, ये जो आपने कहा पीपी किट हुआ, N95 मास्क हुआ,
ये बेसिकली ये टेक्निकल टेक्सटाइल है। टेक्निकल टेक्सटाइल के करीब 12 सेगमेंट्स हैं और ये एक बड़ा इमर्जिंग सेक्टर है एक्चुअली। इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का भी, एक्सपोर्ट करने का भी, और चाहे वो पैकेजिंग हो, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, इस ढंग से जितने सेगमेंट्स हैं इन सब में टेक्निकल टेक्सटाइल काफ़ी एक अहम भूमिका निभाएगा। आज आप देखते हैं कि चाहे वो सीमा पे हमारे जवान लड़ रहे हो, उनको अगर बुलेट प्रूफ जैकेट है वो भी एक टेक्निकल टेक्सटाइल है। आप कार में एयर सेफ्टी बैग होता है, बेल्ट होता है, वो भी टेक्निकल टेक्सटाइल है। तो हमारी यही कोशिश है। इनफैक्ट एक जो 2020 में हमने नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन बनाया था 1480 करोड़ से, उसमें काफ़ी R&D पे भी काम हो रहा है और टेक्निकल टेक्सटाइल को आगे कैसे उसका उपयोग बढ़े उसके लिए तो उसको और उस पर काफ़ी काम किए जा रहे हैं। उसके स्टैंडर्ड HSN कोड्स डेवलप किए गए हैं, स्टैंडर्ड डेवलप किए गए हैं, शेड्यूल ऑफ रेट में उसको इंक्लूड किया गया है। तो जो एक टेक्निकल टेक्सटाइल तो पूरी दुनिया ने देखा, केवल भारत नहीं पूरी दुनिया ने देखा कि इतने कम समय में जिस ढंग से हमने केवल सेल्फ रिलायंट नहीं हुए PP किट में, N95 मास्क में, या इवन जो आप स्वैब टेस्टिंग के लिए लेते थे वहाँ से लेके सब कुछ इंडस्ट्री के सहयोग से हो पाया। तो ये हम लोगों के लिए गर्व का विषय भी है, हमारे लिए संतोष का विषय है, और साथ में ये भी दर्शाता है कि बाकी भी टेक्निकल टेक्सटाइल और मैनमेड फाइबर में भी हम दुनिया को मतलब हम एक वर्ल्ड लेवल के प्लेयर हो सकते हैं। जी उपेंद्र जी, राष्ट्रीय तकनीकी कपड़ा मिशन, इसको भी मंजूरी हाल में सरकार ने दी है, आपने इसका उल्लेख भी किया। इस मिशन के तहत क्या योजना है? दरअसल हमारे दर्शक भी समझ सकें इस योजना को, उद्योग जो कपड़ा उद्योग है वो भी समझ सके, क्या है इस योजना के अंदर खास? देखिए ऐसा है कि जो वैसे तो टेक्सटाइल तो सबको समझ में आता है, टेक्सटाइल परिधान है, लेकिन जो फंक्शनल टेक्सटाइल है, जो किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए बनाया गया हो, वो टेक्सटाइल जो है वो बेसिकली टेक्निकल टेक्सटाइल होता है। जैसे आपने देखा कि PP किट जो है वो एक टेक्निकल टेक्सटाइल हुआ, आपने देखा N95 मास्क वो टेक्निकल टेक्सटाइल हुआ, जो अभी हमने बात कही कि जो आपके कार में बैठते हैं तो एयर सेफ्टी बैग हो, आपका बेल्ट हो, इवन कार के अंदर जो छत आप जो देखेंगे जो उसकी बनी हुई है अंदर वाली, वो भी टेक्निकल टेक्सटाइल है। अगर जो मैंने कहा कि जो बुलेट प्रूफ वेस्ट हो, या जो वेरी लो टेम्परेचर जहाँ पे होता है, जहाँ पे हमारे सीमा पे लोग काम करते हैं, वो जो वस्त्र पहनते हैं वो भी टेक्निकल टेक्सटाइल है। तो आज के दिन में जो आप खेती होती है, तो खेती में जो आजकल के दिन में प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन होगा, जो शेड नेट लगते हैं, या जो इवन कैनाल लाइनिंग, पहले जो केवल सीमेंट से कैनाल लाइनिंग होती थी, वो कैनाल लाइनिंग में भी आज के दिन में टेक्निकल टेक्सटाइल का यूज हो पा रहा है। फ्लड कंट्रोल मेजर्स में टेक्निकल टेक्सटाइल का यूज हो पा रहा है। बहुत सारे मटेरियल हमारे जो हैं वो, जैसे पहले मान लिया कि आपका स्टील रीइंफोर्स कोई मटेरियल हो, उसके जगह पे अभी टेक्सटाइल रीइंफोर्स मटेरियल हो सकता है। तो ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ नए नए यूजेज ही नहीं बट नए नए मटेरियल भी किए जा सकते हैं। तो इसमें मेजर अभी जो हमारा काम ये हो रहा है कि हम लोग R&D पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं। तो हमने इसके अंदर 6-8 सेंटर ऑफ एक्सेलेंस एस्टेब्लिश किए हैं। हमारा जो टेक्निकल जो टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन है उसमें 6 और 2 बाहर 8 हमने सेंटर ऑफ एक्सेलेंस किए हैं, फोकस्ड इंक्यूबेशन सेंटर बनाए हैं, और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम नए नए प्रोडक्ट लाएं जो कि आज के दिन में जो हमारा इंपोर्ट होता है। देखिए वर्ल्ड में करीब 250 बिलियन USD का मार्केट है, कंजम्पशन है टेक्निकल टेक्सटाइल का, हमारा करीब 20 का है। और अगर हम देखा जाए तो आज के दिन में हम 2 बिलियन का एक्सपोर्ट करते हैं, 2 बिलियन का इंपोर्ट करते हैं। अब हम इसको चाहें तो आराम से जो हमारा एक्सपोर्ट है इसको हम 5 गुना बढ़ा सकते हैं। तो हमारी कोशिश यही है कि इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट करें, एक्सपोर्ट बढ़ाएं, और इंडिया में भी बहुत सारे मंत्रालयों के लिए बहुत सारे चीज़ों में इसके उपयोग को कंपल्सरी भी किया गया है। तो ये टेक्निकल टेक्सटाइल में हमारा रिसर्च का भी काम हो रहा है, और हमारा जो इस प्रोडक्ट को और कैसे इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट किया जाए, कैसे प्रमोट किया जाए, और जो इंडस्ट्री जो लगा रही है, काफ़ी इंडस्ट्री आजकल टेक्निकल टेक्सटाइल के फील्ड में आ रही हैं, उनको हम ये जो अभी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम आया वो MMF के लिए भी है, टेक्निकल टेक्सटाइल के लिए भी है।
प्लस जो मेगा टेक्सटाइल पार्क अभी 7 सेटअप किए जाएंगे, उसमें भी टेक्निकल टेक्सटाइल के यूनिट लगेंगे एक्चुअली। तो मुझे लगता है कि टेक्निकल टेक्सटाइल जिसका पेनिट्रेशन लेवल इंडिया में अभी जस्ट 5 से 10% है, वो आराम से 25-30% पे जा सकता है। जी, जाहिर सी बात है, इसीलिए मैंने समझने की कोशिश की, क्योंकि लोग कपड़ा मंत्रालय से सिर्फ कपड़े तक ही सोचते हैं, आमतौर पे जो लोगों की एक धारणा रहती है। लेकिन जो कपड़ा मंत्रालय किस तरह से राष्ट्रीय तकनीकी कपड़ा मिशन पे काम कर रहा है और अलग अलग ढंग से योजनाओं को क्रियान्वित कर रहा है, यह भी लोगों को पता लगना चाहिए। लेकिन मैं अशोक जी आपसे जानना चाहूंगा, सरकार तमाम तरह की योजनाएं घोषित करती है, मंत्रालय नीतिगत रूप से बदलाव कर रहा है, लेकिन क्या इन योजनाओं का लाभ जो कपड़ा उद्योग है उसको पहुंच रहा है? जो योजनाएं हैं जिसका जिक्र उपेंद्र जी कर रहे हैं, क्या वो जमीन पे उतरी हैं? उसका असर क्या हो रहा है, मैं आपसे समझना चाहता हूं। जैसे मैंने कहा, डेफिनेटली टेक्सटाइल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्टर है और गवर्नमेंट ने पहले से समझा हुआ है, इसकी इम्पोर्टेंस को समझा हुआ है। बट पिछले कुछ सालों से और पर्टिकुलर पिछले 2-3 साल से इतने इम्पोर्टेंट फैसले लिए गए हैं, जिससे क्या है कि जो हमारी वीकनेसेस थी, क्योंकि हमारे से बाद में आने वाले कुछ कंट्री हमारे से ज़्यादा एक्सपोर्ट में निकल गए, कुछ हमारे हम ग्लोबली इतने कम्पिटिटिव नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि चाहे एमएमए में था या टेक्निकल टेक्सटाइल, तो सिंह साहब ने बताया टेक्निकल टेक्सटाइल में तो बहुत स्कोप है अभी। पर जितने भी फैसले गवर्नमेंट की तरफ से लिए गए हैं, डेफिनेटली ये हमको कम्पिटिटिव बनाएंगे और हम ग्लोबलाइजेशन में मतलब ग्लोबल एक अपना जो हमारा जो लेवल है उससे आगे बढ़ पाएंगे और हमारा एक्सपोर्ट जो है और बढ़ेगा एज कम्पेयर टू जो हमारा एग्जिस्टिंग है। जैसे हमने देखा कि हम पिछले कुछ सालों में $30 बिलियन, $38 बिलियन के आसपास घूम रहे थे। अभी हमारे डायनेमिक टेक्सटाइल मिनिस्टर ने अंडर और अपने सेक्रेटरी साहब ने हमको टारगेट दिया है कि $100 बिलियन के आसपास को हमको अचीव करना है। तो इसको अचीव करने के लिए डेफिनेटली इंडस्ट्री को काम करना पड़ेगा और गवर्नमेंट ने अच्छी अच्छी स्कीमें दी हैं, चाहे वो PLI स्कीम दी है, चाहे PM मित्रा पार्क दी है, नेशनल टेक्सटाइल मिशन दी है, इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए कुछ स्कीम दी है। तो बहुत सारी स्कीम है, स्कीम की लिस्ट इतनी लंबी है, बट डेफिनेटली इससे फ़ायदा होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी, हमारा इंडस्ट्री का स्केल बढ़ेगा, हम कम्पिटिटिव होंगे और हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा। डेफिनेटली इससे फ़ायदा हो। और इसके अलावा वो बहुत सारी छोटी छोटी स्कीमें हैं जो हमको टैक्सीज में और लेवीज के अंदर रिबेटिंग दी गई है इंडस्ट्री को और उसके अंदर से इंसेंटिव दिए गए हैं, बट डेफिनेटली इससे बढ़ेगा और बहुत पोटेंशियल है और अभी भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में करने के लिए बहुत कुछ है अभी। जी, उपेंद्र जी, PM मित्र पार्क प्रधानमंत्री के 5F विजन से प्रेरित है, ये विजन क्या है? देखिए, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि हमारे यहाँ जो टेक्सटाइल का वैल्यू चेन है वो बहुत बिखरा हुआ है। उसके चलते 2 दिक्कत होती है। एक तो दिक्कत होती है कि लॉजिस्टिक्स का खर्चा बहुत हो जाता है। आपने कहीं तमिलनाडु में बनाया, आपने यार्न बनाया और उसको ले जाके हम कहीं सूरत में वीविंग करेंगे, सूरत में वीविंग होगी, उसके बाद कहीं हम उसको पाली में ले जाके उसकी प्रोसेसिंग करेंगे और फिर कर्नाटका में लाके उसकी गारमेंटिंग करेंगे। तो जो प्रधानमंत्री जी का विजन है कि वहाँ से मतलब फार्मर से शुरू हो, फार्मर फाइबर से शुरू होके और फैशन से शुरू होके फॉरेन तक, बेसिकली फैक्ट्री फैशन फॉरेन तक जाए, मतलब एक्सपोर्ट तक जाए। तो उसके लिए PM मित्र पार्क में जैसे मैंने बताया, वहाँ पे सारी वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर होगी, प्लग एंड प्ले फैसिलिटी होगी और जितनी भी चीज़ें चाहिए वहाँ के लिए, चाहे वो CTP की बात हो, चाहे वो बिजली पानी से लेके लॉजिस्टिक्स से लेके सेड से लेके सारी कुछ चीज़ें एक जगह उपलब्ध होगी एक्चुअली। तो वो वहीं पे मतलब एक तरफ से समझ लीजिए कि हमने वहाँ फाइबर डाला और दूसरी तरफ हमारा जो एक्सपोर्ट के लायक मटेरियल भी है वो भी बन के एक जगह निकल पाएगा। तो एक तो जैसे मैंने कहा कि अभी भी क्यों, जैसे इन्होंने बातें की कि कुछ जो दूसरे देश थे उसके और भी कारण है, जैसे बांग्लादेश हुआ, वियतनाम हुआ, जहाँ हमसे अब एक्सपोर्ट बढ़ गया जी। वैसे एक्सपोर्ट से केवल नहीं हमें जज करना चाहिए, बिकॉज इंडिया का जो डोमेस्टिक मार्केट है वो बहुत बड़ा मार्केट है एक्चुअली। तो लेकिन जो एक्सपोर्ट की बात है, अब उसके कुछ कारण हैं। एक तो उनके पास स्केल है, एक कोई बड़ा सा अगर ऑर्डर आता है इंपोर्ट का तो कई बार हमारे जो है वो इंडस्ट्री अभी पूरी नहीं कर पा रहे हैं जो वियतनाम और बांग्लादेश में हो पा रहा है। ऑफ कोर्स उनके कुछ दूसरे एडवांटेजेस भी हैं, जैसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है या लीस्ट डेवलप कंट्री का स्टेटस है, वो तो एक अलग बात है। तो ये स्केल भी लाएगा। और जो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट, देखिए ये लॉजिस्टिक्स कॉस्ट में अगर हम 3-4% अगर कम कर देंगे तो हम वर्ल्ड में काफ़ी कम्पिटिटिव हो जाएंगे। कुछ तो हमने ऑलरेडी किया है केवल एक्सपोर्ट के लिए। जैसे एक स्कीम बनी थी
पहले एक स्कीम आई थी ROSCTL, रेमिशन ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल टैक्सेस एंड लेवीज जी। उसका बेसिक प्रिंसिपल ये है कि गुड्स आर टू बी ट्रांसपोर्टेड, टैक्सेज आर नॉट टू बी ट्रांसपोर्टेड। जो भी टैक्सेज आर नॉट सपोज टू बी एक्सपोर्टेड, ओनली गुड्स आर टू बी एक्सपोर्टेड। तो जो हमें टैक्स या लेवीज स्टेट में सेंट्रल में लगे जो रिफंड नहीं हो रहे थे, तो उसको सरकार ने कहा कि नहीं भाई वो हम रिफंड कर देंगे। अब वो स्कीम को अभी हमने हाल में कैबिनेट ने उसका भी डिसीजन लिया था कि वो मार्च 2024 तक लागू होगा। ये हमारे कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो मेनली, अधिकांश प्रोडक्ट तो ROSCTL से कवर हो जा रहे हैं। जो नहीं कवर्ड हैं वो रॉटैप की स्कीम है जो कॉमर्स मिनिस्ट्री ने लाया है, जो दूसरे प्रोडक्ट्स के लिए भी है, लेकिन हमारे दूसरे जो रॉटैप के अंदर भी आ रहे हैं। और तीसरी एक बड़ी चीज जो एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए की जा रही है, वो हमारे मंत्री जी काफी परिश्रम कर रहे हैं उस पर कि कैसे हम ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज के साथ हमारा FTA, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाए। एक्चुअली जी अभी कई सारे स्टेट्स, कई सारे कंट्रीज के साथ थोड़ा राइप हुआ है, तो जो दूसरे लोगों को एडवांटेज मिल जा रहा है, जैसे UK में हमें उतना एडवांटेज नहीं मिल पाता है विस कंट्री लाइक वियतनाम और बांग्लादेश, लेकिन चूंकि USA में लेवल प्लेइंग फील्ड है तो वहाँ हमारा एक्सपोर्ट बहुत अच्छा है एक्चुअली। तो हमारी कोशिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कंट्री के साथ FTA कर पाए, वो भी हमारे एक्सपोर्ट को बढ़ाने में मददगार होगा। जी उपेंद्र जी, ये बात तो ठीक है कि सरकार ने तमाम तरह के जो बदलाव, नीतिगत बदलाव या सुधारीकरण के जो कदम उठाए हैं, उससे बस उद्योग को एक नई दिशा मिल रही है। लेकिन मेरा सवाल एक आपसे है कि जो हथकरघा उद्योग है, जो बुनकर हैं, कारीगर हैं, उनके लिए मंत्रालय ने कुछ काम किया है कि उनको बेहतर बाजार मिल सके? देखिए नहीं, आपका ये कहना बहुत सही है कि एक तरफ जैसे बड़े बड़े टेक्सटाइल मिल्स हैं, बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, वो एक तरफ है। दूसरी तरफ हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, वो हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट का सेक्टर है। हैंडलूम एक तो सबसे बड़ी बात है कि हैंडलूम ये करीब 35 लाख से ज़्यादा परिवारों की रोजी रोटी का विषय है। साथ में हमारी हैंडलूम की इतनी एक समृद्ध परंपरा रही है, इसको हम अपनी एक सांस्कृतिक विरासत की तरह लेते हैं कि जैसे जिसपे हमें अपना गर्व होता है एक्चुअली, कि आप कहीं से चले जाइए, नॉर्थ ईस्ट से लेके कच्छ तक चले जाइए और कश्मीर से लेके कांजीपुरम तक चले जाइए, जो आपको जो जिस तरह के इंडिया में वीव्स अवेलेबल हैं, हैंडलूम के जो वीव्स अवेलेबल हैं, जिस ढंग के हमारे कारीगर हैं, तो ये हमारी एक सांस्कृतिक विरासत भी है। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि नॉट ओनली फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ, एक तो लाइवलीहुड पॉइंट ऑफ व्यू से है और दूसरा हमारी जो ये कल्चरल हेरिटेज है, तो इसके लिए हमारा एक कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम है जिसको अभी हमने हाल में रिवाइज भी किया है, नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट प्रोग्राम। इस नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट के प्रोग्राम के अंतर्गत हम ब्लॉक लेवल क्लस्टर, हैंडलूम मेगा क्लस्टर, इस टाइप की चीज़ें लेते हैं और वहाँ हम इंफ्रास्ट्रक्चर का सपोर्ट, डिज़ाइन का सपोर्ट और साथ में मार्केटिंग, एक बड़ी चीज़ है जो आपने सही कहा कि एक मार्केटिंग, एक हैंडलूम वीवर्स के लिए मार्केटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, क्योंकि जनरली उसका डिपेंडेंस ज़्यादा तक रहता है जो हाट बाजार लगते हैं, जो मेले लगते हैं, जो एक्सपो लगते हैं, जो एग्जीबिशंस लगते हैं, तो उसको तो हम प्रमोट करते ही हैं, उसको तो हम प्रमोट करते ही हैं। जैसे मान लें कि चाहे दिल्ली हाट जैसी जगह हो या हम बीच बीच में जितने पूरे कंट्री में करते रहते हैं, तो वो एक तो फिजिकल एक्सपो एग्जीबिशन के थ्रू एक मार्केटिंग देते हैं। लेकिन हाल के दिनों में हमने कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे भी ऑन बोर्ड करें एक्चुअली। तो काफ़ी अभी अच्छे अच्छे हैंडलूम में भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म आए हैं और वो जेम्स का प्लेटफॉर्म है, उसमें भी काफ़ी हमारे करीब 125 से ज़्यादा हमने प्रोड्यूसर्स कंपनीज को ऑन बोर्ड किया है और हम प्रोड्यूसर्स कंपनी बना रहे हैं। साथ में गवर्नमेंट ने अभी हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट्स के लिए एक अलग से ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म अभी रेडी किया है, जिसको हम बहुत जल्द ही लॉन्च करने वाले हैं। उसका फ़ायदा ये होगा कि अभी जो चाहे वो अमेज़न या फ्लिपकार्ट या किसी और के थ्रू जाते हैं और जो उनको पूरा पैसा नहीं मिल जाता है, गवर्नमेंट के प्लेटफॉर्म से पूरा का पूरा बेनिफिट जो है उनको जा पाएगा। तो हम मार्केटिंग के लिए दोनों तरह की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ हम फिजिकल मार्केटिंग की सुविधा ज़्यादा से ज़्यादा प्रदान करना चाह रहे हैं थ्रू एग्जीबिशंस, एक्सपोज, फेयर्स एक्सेट्रा, उसके लिए हम सपोर्ट करते हैं। वीवर्स को उनके आने जाने का खर्चा, रहने का खर्चा, सामान लाने का खर्चा, ये गवर्नमेंट जनरली बेयर करती है। प्लस वीवर्स के लिए जो उनको कैसे यार्न सही मूल्य पे मिल पाए, उसके लिए भी हमारी यार्न सप्लाई स्कीम है। उपेंद्र जी, उनको कोई लोन कैसे मिल पाए, उसके लिए मुद्रा वीवर्स लोन स्कीम है।
और मार्केटिंग के लिए फिजिकल मार्केटिंग के अलावा हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यूवर्स को हम ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे भी ऑनबोर्ड करें। जी उपेंद्र जी, एक बात मैं आपसे और जानना चाहता हूं, क्योंकि सबसे बड़ा कपास उत्पादक और उपभोक्ता देश है हमारा, और दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा कपास उपभोक्ता देश भी है। और अगर मैं बात करूं, कपास की खेती से लगभग 60 लाख किसानों की रोजी रोटी चलती है और लगभग 5 करोड़ लोग कपास प्रसंस्करण और कारोबार जैसी संबंधित गतिविधियों में लगे हुए हैं। ये कपास का जो कारोबार करते हैं, कपास से जो लोग जुड़े हुए हैं, इनके लिए कोई कदम, क्योंकि सबसे ज्यादा सवाल उठते हैं। देखिए, ऐसा है कि कपास जो है वो 2 मंत्रालयों के द्वारा देखा जाता है। जो कपास की खेती, जो प्रोडक्शन, एकरेज, प्रोडक्टिविटी, वो मुख्यतः जो हमारा एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्ट्री है वो देखती है। वस्त्र मंत्रालय पिक्चर में आता है जब वो क्रॉप जो है वो मार्केट में आता है। तो हमने एक तो हमारा MSP ऑपरेशन है, जो कि कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को ये मैंडेट है कि अगर मार्केट प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो हर साल फिक्स की जाती है डिफरेंट क्रॉप्स की, तो कॉटन की भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस फिक्स की जाती है। उसके लागत खर्चे के ऊपर कितना उनको फायदा मिले उसको ध्यान में रखते हुए जो CACP कॉस्ट डिटरमिन करती है, उससे अगर कम में मार्केट में बिक रहा है तो जितना भी कॉटन होगा वो कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया खरीदेगी। इनफैक्ट 19-20 और 20-21 में ऐसी अवस्था थी बिकॉज ऑफ कोरोना कि एक लार्ज स्केल प्रोक्योरमेंट किया कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने। करीब 200 लाख बेल्स कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने फार्मर से खरीदे, यही इंश्योर करने के लिए कि फार्मर को मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिले। और इस ऑपरेशंस में जो कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को क्षति सहनी भी पड़ी, उसके लिए सरकार ने भरपाई भी की है। अब ये अलग बात है कि जैसे इस साल आप देखेंगे तो इस साल जो है वो कॉटन का जो मूल्य है वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस से बहुत ऊपर अभी बिक रहा है। एक्चुअली फार्मर्स को अच्छे प्राइस मिल रहे हैं, और फार्मर्स जो है वो अच्छे प्राइस मिलेगा तो फार्मर्स अगले साल और भी ज्यादा कॉटन उगाना चाहेंगे। तो कॉटन जो है वो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के द्वारा जो ICR के इंस्टीट्यूशंस हैं, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन का एक कैश कंपोनेंट है, उसके अंदर वो कॉटन की प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़े, कॉटन के बेटर वैरायटी ऑफ सीड्स कैसे आए, उसका जी बिल्कुल उपेंद्र जी, मैं इस बात को समझ रहा हूं कि कृषि मंत्रालय का भी इसमें भूमिका है और टेक्सटाइल मिनिस्ट्री की भूमिका उसके बाद शुरू होती है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कोरोना काल में जिस तरह से वस्त्र मंत्रालय ने, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ने कदम उठाए हैं, उसने आपदा को अवसर में बदल के दिखाया है, और यही सुधारीकरण की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। उपेंद्र जी, अशोक जी, आपने संसद टीवी से बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।